ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आदर्श अकेडमी एजुकेशन चैनल पे। तो इस क्लास में हम लोग करंट अफेयर के पार्ट नंबर 9 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो जितने लोग भी क्लास में जुड़ गए हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं और डिस्कस करते हैं अपने इस करंट अफेयर को, जो कि जनवरी 2020 से अभी तक का है। तो जनवरी वाले करंट अफेयर तो अब तक खत्म हो चुके हैं, अब फरवरी के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इसी तरीके से जितने भी करंट अफेयर हैं नवंबर दिसंबर तक, सब कुछ आपको मिलेगा इस चैनल पर। तो जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो लोग सब्सक्राइब तो जरूरी करें। अगर आप यूपी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लेकिन यहाँ पर उससे पहले आप क्लास की टाइमिंग देख लीजिए। ये क्लास की टाइमिंग है, ठीक है। सभी क्लासेस जो है अपने नियत समय पर चल रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी क्लास करना चाहता है किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, आरओ के लिए, एसआई के लिए, लेखपाल के लिए, तो वो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, आपको पता होगा बहुत ज्यादा चर्चा में था एसपीजी, जब राहुल गांधी के साथ जो है एसपीजी लगाया गया था, उसके बाद उसको हटा लिया गया था, ठीक है। तो जो हटाया गया था उसके बाद ये काफी चर्चा में था। तो उसी से जुड़ा हुआ है कि सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का बजट 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर करीब कितने रुपए कर दिए हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 600 करोड़ रुपए। तो 600 करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है। पहले ये 540 करोड़ रुपए था, अब इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने टिड्डियों की वजह से देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ऑप्शन आपके पास नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। तो यहां उत्तर हो जाएगा आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान देश ने टिड्डियों की वजह से पूरे देश में एक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। और आपको पता होगा कि भारत के भी कई सारे राज्य ऐसे थे जहां पर इन टिड्डियों का काफी प्रभाव देखने को मिला है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो आपका राजस्थान हो गया, ठीक है, उसके बाद गुजरात हो गया, उसके साथ साथ दिल्ली में भी प्रभाव थोड़ा बहुत दिखा था और उत्तर प्रदेश में भी प्रभाव दिखा था। इसके साथ अगर हम बात करें तो हरियाणा, पंजाब में भी इसका प्रभाव दिखा था। तो टिड्डियों की वजह से क्या होता है कि अगर किसी फसल पर ये बैठ जाती हैं खेत में, तो उस फसल को पूरा का पूरा खा जाती हैं, ठीक है। और इनकी झुंड बहुत ज्यादा होती है। तो इस वजह से पाकिस्तान में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं किसी देश में पूरे के पूरे आपातकाल की घोषणा की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक देश भर में कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो आपको पता है कि सरकार के द्वारा जो एक स्कीम है, उड़ान स्कीम, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक जो स्कीम है, जो योजना है, योजना कह सकते हैं उसको, जो इनका प्रोग्राम है, ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, क्योंकि इसको बहुत बेहतर तरीके से लागू किया जा रहा है। और इनकी कोशिश ये है कि देश के जितने भी नागरिक हैं, आम नागरिक, वो भी हवाई यात्रा कर पाए एक मिनिमम अफोर्डेबल प्राइस के साथ, यानी कि बहुत कम फेयर के साथ वो यात्रा कर पाए। तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वित्त मंत्री जो हमारी निर्मला सीतारमण है, इन्होंने 2024 तक लगभग 100 एयरपोर्ट नए बनाने की घोषणा की है। तो पुराने को छोड़ करके, जो पुराने थे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, नए और भी बनाने की इन्होंने घोषणा की है, अनाउंसमेंट की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल पता होगा आपको, कॉमनवेल्थ में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल कर लिया गया? यानी कि पहले ये था, बाद में इसको हटा दिया गया था, फिर से इसको यहां पे रिज्वाइन किया गया है, इनको शामिल किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है बांग्लादेश, ठीक है, मालदीव, भूटान, नेपाल। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका मालदीव। मालदीव को फिर से यहां पे ज्वाइन कराया गया है राष्ट्रमंडल में, कॉमनवेल्थ में, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जसवंत सिंह का, इनका पूरा नाम है जसवंत सिंह कंवल, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये किस भाषा के लेखक थे। पहला क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये किस चीज से जुड़े हुए थे या किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो आपको याद रखना है कि लेखक थे, ठीक है। अब बताना है आपको कि ये किस भाषा के लेखक थे। ऑप्शन है आपके सामने, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और उसके साथ साथ पंजाबी। तो करेक्ट उत्तर है पंजाबी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जिनके नाम में पंजाबी वो पंजाबी से ही जुड़े हों, ऐसा कुछ नहीं है। भारत कई सारे भाषाओं का जो है देश है, ठीक है। तो उस डाइवर्सिटी की वजह से हम ये नहीं कह सकते पर्टिकुलरली कि हाँ इसी वजह से, लेकिन हाँ थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हैं कि चूंकि नाम में सिंह है तो हो सकता है पंजाबी। तो इसलिए अगर आप अंदाजा लगा रहे हैं तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अंदाजा आपका सही होगा। चलिए छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में अनुभवी राजनयिक
अजय विशारिया को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो आपको बताना है, ये आपके लिए प्रश्न है। आपका ऑप्शन है नेपाल, चीन, कनाडा और बांग्लादेश। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। ठीक है, तो ये क्या है? राजनयिक है, नाम क्या है? अजय विशारिया, और इनको कनाडा का भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है। उच्चायुक्त होते क्या है कि जो आपकी एम्बेसडरी होती है ना, जो आपके दूतावास बनाए जाते हैं उसके हेड होते हैं, जो विदेशों में, जैसे आपका एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जैसे अमेरिका में बनाया गया भारत के दूतावास, मतलब बहुत सारे देशों में है, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में है, लेकिन बहुत सारे अधिकतर देशों में ऐसा है। तो उस उच्चायुक्त में जो हेड होते हैं, ठीक है, उस एम्बेसी में जो उच्च होते हैं उनको बोला जाता है उच्चायुक्त। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे भारत में आप देखते होंगे दिल्ली में बहुत सारे देशों के एम्बेसी हैं, ठीक है, तो उसी के हेड जो होते हैं उसको बोलते हैं उच्चायुक्त। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? एक क्वेश्चन तो पक्का आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है इन दिवस से रिलेटेड, ठीक है, वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो ऑप्शन आपके सामने 2 फरवरी, 2 जनवरी, 2 दिसंबर और 15 जनवरी। तो आपके लिए उत्तर हो जाएगा 2 फरवरी। तो ये याद रखिए कि 2-2 करके याद करेंगे तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फरवरी, जनवरी, दिसंबर इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है लास्ट में, जो उनके मंथ के नेम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस इंडेक्स के आधार पर मापने की मांग की गई है? ऑप्शन आपके सामने, कोप्सी इंडेक्स, मिजरी इंडेक्स, हैंगसेंग इंडेक्स और डेक्स इंडेक्स। इसका उत्तर है मिजरी इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है, ठीक है, इसी के आधार पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको मापने की, उसको जांचने की मांग की गई है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से डिक्लाइन कर रही है, नोटबंदी के बाद क्या प्रभाव उस पर देखने को मिला, और ये जो अभी हाल ही में हुआ है लॉकडाउन, ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19, तो उसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है इकोनॉमी में, ओवरऑल पता चल जाएगा। तो ये एक इंडेक्स है, जो इस सूची है निकालने का तरीका है मिजरी इंडेक्स। उसी के आधार पर भारत ने बोला है कि हमारी जो एक रैंकिंग है उसको तैयार करिए इकोनॉमी की, इसी के आधार पर। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि किस राज्य सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन यानी कि वीपीएस की शुरुआत की है? तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए जल्दी से, बिहार, पंजाब, गुजरात और उड़ीसा। तो इसका उत्तर है उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि कई बार ये वर्चुअल पुलिस स्टेशन के रूप में समझा जाता है, जैसे आप समझ लीजिए कोई बस है फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और वो बस क्या है, वो चल रही है, ठीक है। जैसे वर्चुअल होता नहीं है, आप देखते होंगे कि एक मेडिकल स्टोर बनाया जाता है या फिर एक हॉस्पिटल बनाया जाता है, एक गाड़ी होती है, उसमें डॉक्टर्स रहते हैं, वो गलियों में जाते रहते हैं, रोड पर चलते रहते हैं, जिनको प्रॉब्लम है घर के पास पहुंचते हैं, वहां पे आपका इलाज हो जाता है। तो उसी तरीके से कॉन्सेप्ट है वर्चुअल पुलिस स्टेशन का। वो पुलिस स्टेशन एक दिखने के लिए होगा, ठीक है, बट वो वहां पे स्थित नहीं रहेगा। चलिए 10वां क्वेश्चन है कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा की सहायक नदियों के ऊपरी बहाव क्षेत्रों में स्थित 11 जल विद्युत परियोजनाओं में से कितने जल विद्युत परियोजनाएं पारिस्थितिकी प्रवाह संबंधी मानदंडों का उल्लंघन कर रही हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है आपको। इसका उत्तर है 4, ठीक है। तो ये 4 जो है आपकी जल विद्युत परियोजनाएं जो है, जो पारिस्थितिकी प्रवाह संबंधी मानदंड होते हैं उनका क्या कर रही हैं, उनका उल्लंघन कर रही हैं। तो 11 में से ये 4 ऐसी हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागालैंड में भारत, अमेरिका और किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा चमगादड़ और मनुष्यों पर किए गए एबोला जैसे घातक वायरस संबंधी एंटीबॉडीज के प्रसार से संबंधित शोध की जांच के आदेश दिए हैं? तो ऑप्शन आपके सामने, नेपाल, रूस, चीन और जापान। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका चाइना, चीन। ये आपके लिए सही उत्तर है, ठीक है। तो आपको पता है एबोला वायरस आया था, बहुत फेमस था, ठीक है, वायरस फेमस था, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छा था, ठीक है। तो ये फेमस था, और हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि आपके बॉडी में कुछ ऐसे एंटीबॉडी का निर्माण होता है जो एक प्रतिरोधी पदार्थ के रूप में, प्रतिरोधी तंत्र के रूप में काम करते हैं आपके बॉडी में, जो बड़े से बड़े वायरस को, बड़े से बड़े बीमारियों को लड़ते हैं। तो हर बीमारी के लिए अलग-अलग एंटीबॉडी का हमारे बॉडी में जो एक इंजेक्शन होता है टीके के रूप में, उसको इंजेक्ट करते हैं, तो उसके बाद हमारी बॉडी ऐसा रिएक्ट करती है कि एंटीबॉडी का निर्माण करती है उस रोग के लिए स्पेशली। तो उससे क्या होगा कि आप उस बीमारी से बच पाएंगे, उस बीमारी से लड़ पाएंगे। तो बीमारी तो अटैक करेगी आपके ऊपर, लेकिन आप उससे
जीत जाते हैं, आप उससे विजयी हो जाते हैं। तो ये इबोला वायरस के लिए, ये एंटीबॉडी के प्रसार के लिए जो शोध के आदेश दिए गए थे वो चाइना के द्वारा यहाँ पर दिए गए थे। 12वां प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो ऑप्शन आपके सामने नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, रोहर बोपन्ना और महेश भूपति। तो इसका जो उत्तर है वो है नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट 2020 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। ठीक है, पुरुष एकल वर्ग मतलब सिंगल सिंगल जब खेलते हैं तो उसमें एकल वर्ग की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले को हाल ही में किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने नेपाल, चीन, श्रीलंका और जापान। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका यहाँ पर श्रीलंका। तो याद रखेगा, एक तो भारत के उच्चायुक्त यहाँ पर भी बता दिया गया है और एक कनाडा वाला भी बता दिया गया है, तो वो दोनों आपको याद रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इससे भी आता है कि जो नए पद नियुक्ति पदच्युत होते हैं, मतलब पद से हटाए जाते हैं या पद पर नियुक्त होते हैं, उनसे भी पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हाल ही में किससे नियुक्त किया गया है? तो बताइए इसका उत्तर। इसका उत्तर हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। प्रमोद अग्रवाल को हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन और एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है नियुक्त किया गया है। 15वां प्रश्न है, केंद्र सरकार 2020-21 के बजट में हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात पर कितने प्रतिशत शुल्क लगाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा? बताना है आपको, जल्दी से बताइए। जो हरित ऊर्जा उपकरण है उन पर कितने प्रतिशत का शुल्क जो है वो लगाया गया है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है 20%, 20% शुल्क लगाया गया है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, जो हरित ऊर्जा उपकरण है। ओके, चलिए सिंपल सी बात है, प्रमोट करना चाहता है गवर्नमेंट। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है जो हरित ऊर्जा से रिलेटेड है, आपके ग्रीन इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है, उनको प्रमोट करना चाहता है। और जो आपके पेट्रोल डीजल वगैरह हैं, इन पर कहीं ना कहीं रोक लगाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ये आपके जो बैटरी से चलने वाले हैं, सोलर से चलने वाले हैं, उनको हम प्रमोट करें। इसी वजह से आप देखते होंगे कई सारे राज्यों में सरकारों के द्वारा ई रिक्शा भी दिया जा रहा है। उसके बाद सोलर प्लांट लगाए जाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा एक कंसेशन दिया जाता है, एक डिस्काउंट दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? मैंने बोला है ना कि एक डेट तो पूछेगा ही पूछेगा, तो यहां पर भी एक डेट है, उसको याद रखना है। ऑप्शन है आपके सामने 4 फरवरी, 3 फरवरी, 2 फरवरी और 1 फरवरी। इसका जो करेक्ट उत्तर है वह 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस यानी वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार भी मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 को किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो प्रारंभ किया गया है, यानी कि शुरू किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने गति, संप्रीति, आरोहण, दृष्टि। तो इसका उत्तर है संप्रीति चतुर्थ। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है। तो सिंपल बात है, आपको नाम से याद रखना है कि भारत और बांग्लादेश यहाँ पर है। और कब किया गया तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट किसके किनके बीच में होता है, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वही चीज़ है ये। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि दोनों देशों के जो सेना होते हैं कुछ कुछ आते हैं साथ में और मिल करके चाहे इस देश में चाहे उस देश में एक्सरसाइज करते हैं। जैसे अपने बंदूकों को चलाकर देखते हैं, अपने तोपों को चलाकर देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये आपका एक संयुक्त अभ्यास होता है, जिस तरीके से आप ग्रुप स्टडी करते हैं उसी तरीके से। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम जिसको बोलते हैं युविका के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है आपके सामने ऑप्शन है, पहले देख लीजिए, डीआरडीओ, इसरो, यूनेस्को और गूगल। इसका उत्तर है इसरो। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। आप सभी से प्रश्न है कि स्थापना के बारे में बताना है और आपको बताना है कि इसके हेड अभी कौन है। ठीक है, हेड कौन है, एक तरह से आप कह सकते हैं इसके चेयरपर्सन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके हेड कौन है इसरो के, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो युवा विज्ञानी कार्यक्रम की शुरुआत के दूसरे सत्र को आरंभ किया गया है। तो युवा विज्ञानी कार्यक्रम मतलब इसको बोलते हैं युविका, युवा का यू, विज्ञानी का वी और कार्यक्रम का का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत के किस राज्य द्वारा राजकीय आपात की घोषणा की गई है? ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और केरला। तो क्वेश्चन इसलिए यहां पर मैं बता रहा हूं कि मतलब प्रारंभ कहां पर हो गया था, कहां पर देखने को हमें मिला था, इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले केरला में ये चीज देखने को मिला था, राजकीय आपात के रूप में घोषित किया गया था केरला को सबसे पहले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि वहां पर पुष्टि हो रही थी कई सारे कोविड-19 के। ठीक है, फैब के लास्ट तक ही, हालांकि फैब में ही थोड़े बहुत प्रभाव देखने को मिले थे, लेकिन जैसे जैसे मार्च आ गया तो मार्च में जाकर आपको पता है कि उसके बाद हैवी तरीके से हमें ये चीजें देखने को मिली, जिसके बाद एक नेशनल लेवल पे जो इमरजेंसी है या फिर आप कह सकते हैं एक लॉकडाउन, वो चीज किया गया था।
20वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार जो है वो हमें देखने को मिला है? तो इसका उत्तर है यूएई। यूएई में लगभग 80 ट्रिलियन घनफुट का जो है प्राकृतिक गैस का एक विशाल भंडार देखने को मिला है, नेचुरल गैस का। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, अगर वहां पर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे देश को, पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं इससे आपको लाभ ही मिलने वाला है। ठीक है, जितना ज़्यादा प्राकृतिक गैसों का जो है मिलेगा, ठीक है, खान वगैरह भंडार मिलेगा, तो सिंपल सी बात है ज़्यादा उत्पादन होने पर क्या होगा, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। हालांकि याद रखिएगा कि कई बार बोला जाता है कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सरकार ने बढ़ा दिए, तो ऐसा नहीं होता है। कभी किसी एक देश की वजह से पर्टिकुलरली नहीं बढ़ता, हर इकॉनमी पर एक दूसरे देश के इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, और तेल में तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखना, तेल वगैरह जो होते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जो होते हैं, केरोसिन वगैरह जो होते हैं, वो होते क्या हैं, उनको निकाला जाता है जहां भंडार होती है उनकी, जहां पर मतलब कह सकते हैं कि नीचे ग्राउंड में, वहां से जब उनको निकाला जाता है तो सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है ना, उनके शोधन पर खर्च होता है, उनकी सफाई पर खर्च होता है कि कैसे हम उसमें अलग करेंगे, कैसे हम वेस्टेज निकालेंगे, कैसे हम पेट्रोल निकालेंगे, कैसे डीजल को डिवाइड करेंगे, इस तरीके से वो पार्ट अलग अलग होता है। ठीक है, कहीं केरोसिन हो जाता है, उसके बाद मोबिल हो जाता है, इस तरीके से वो अलग अलग पार्ट में निकाला जाता है। तो ये शोधन का कार्य है, ये काफ़ी महंगा होता है, और कई बार कई देश जो है वो एक दूसरे के पास कमी होने की वजह से भी उनके प्राइस अपने आप फ्लक्चुएट होते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, शोधन की वजह से दाम बढ़ता है, फिर आयात निर्यात की वजह से भी दाम बढ़ता है, डॉलर के प्रभाव जो बढ़ने घटने से उसके वजह से भी इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, कहीं आक्रमण हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो तेलों की खपत वहां पर ज्यादा होने लगेगी, तो इस वजह से क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा जो आपका पेट्रोल डीजल या जो भी गैस, जो भी पेट्रोलियम होगा। तो इस वजह से जो इकॉनमी है उसमें आपको इन तेलों का दाम बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो कभी कोई आपसे बोलता है कि एक सरकार की पर्टिकुलर वजह से एक पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो ऐसा नहीं होता है, उस पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का प्रभाव पड़ता है। हाँ, गधे लोग होंगे तो वो कह सकते हैं, लेकिन अगर आप समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं, पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि इसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पता ही होगा 2008 की जो मंदी हुई थी, ठीक है, 2008-9 के बीच में, वो हुआ ही इसी वजह से था कि क्योंकि पूरे देश पर इंपैक्ट पड़ा था और पूरे विश्व पर वो इंपैक्ट देखने को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स लगाने की घोषणा की है किस देश ने? बांग्लादेश और मालदीव से आने वालों पर। तो क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, भूटान और उसके साथ तिब्बत। तो इसका उत्तर है भूटान। ठीक है, तो भूटान ने जो है वो सतत विकास टैक्स जो है लगाने की घोषणा किया बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर। ठीक है, भारत, बांग्लादेश और मालदीव तीनों से। तो किसने किया? भूटान ने किया है। सिंपल सी बात है, सतत यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट टैक्स है, जो कि वहां पर डेवलपमेंट के लिए ये पैसा वसूला जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा प्राइस होगा, पता नहीं चलेगा, लेकिन ज्यादा लोगों के आने की वजह से वो दाम काफी बढ़ सकता है, वो कलेक्शन काफी बढ़ सकता है। 22वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने क्लासिक स्वाइन फीवर को नियंत्रित करने के लिए एक नया टीका विकसित किया है? तो भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और अफगानिस्तान। इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका इंडिया, भारत। ठीक है, तो आपका प्यारा देश भारत ने जो है एक क्लासिक स्वाइन फीवर है, इसको नियंत्रित करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए एक नया टीका विकसित किया है, जिसको आप टीका मतलब वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है? मेडिसिन और वैक्सीन में डिफरेंस ये है कि वैक्सीन सीधा आपके बॉडी में इंजेक्ट होता है, आपके बॉडी के जो ब्लड होते हैं और भी जो उसमें सेल्स होते हैं, ठीक है, आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें जाकर वो रिएक्ट करता है अपने तरीके से, और उसके बाद एक एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी इस तरीके से, मान लीजिए एग्जांपल के लिए ये है एंटीबॉडी, एग्जैक्ट ऐसा नहीं दिखता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरीके से होता है। इसके मान लीजिए 4 सिंगे हैं, 10 सिंगे हैं, 12 सिंगे हैं। ये क्या करता है, इसके पास जब सिंगे होती हैं तो मान लीजिए कोई एक गंदा सा वायरस आया, ठीक है, गंदा सा वायरस आ रहा है इस पर अटैक करने, तो जब ये वायरस इस पर अटैक करने आएगा तो ये इस अपने सिंग से क्या करेगा, इसको मार देगा, तो ये वायरस जो है वो समाप्त हो जाएगा, इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। तो ये एंटीबॉडी का काम होता है। तो यही किया गया, नया टीके का विकसित किया गया है। टीके का प्रभाव नहीं होता, बल्कि टीके के द्वारा जो हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है वो हमारे बॉडी में जा करके रिएक्ट करता है और उसके बाद एक एंटीबॉडी निर्माण करता है, उससे वो वायरस समाप्त होता है, उससे वो वायरस को कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो आपके सामने ऑप्शन है द बैंकर ने जो है ये चुना है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो ये भी ध्यान में रखना है। 24वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2040 तक निम्न तथा मध्यम आय वर्गीय देशों में कैंसर के मामलों में कितना % वृद्धि हो सकती है? तो आपको पता है कि कैंसर के भी प्रभाव काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं,
तो बताना है आपको, इसका उत्तर है 81% जो है वो देखने को मिल सकता है वृद्धि। ठीक है, तो ये WHO की रिपोर्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, तो उसी की रिपोर्ट है। उसके अकॉर्डिंग जो है 2040 तक ऐसा माना जा रहा है कि जो आपके निम्न और मध्यम आय वर्गीय देश हैं वहां पर ये मामले काफी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही है कि लोग खाते पीते रहते हैं, ठीक है, गुटखा वगैरह, उसका भी प्रभाव है। ठीक है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं काफ़ी मात्रा में। चलिए 25वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवा अभियान को शुरू किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, बिहार, झारखंड, गुजरात। इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान ने जो है ये शुरू किया है राज्य सरकार के द्वारा बाल श्रम मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए। तो जो बाल श्रम किया जाता है, छोटे बच्चे जो पढ़ने लिखने की उम्र होती है उनसे क्या कराया जाता है, उनसे बाल मजदूरी कराई जाती है। मानव तस्करी भी किया जाता है, लोगों का खरीद फरोख्त किया जाता है, उससे लोगों के अंदर जागरूकता है। देखिए आप किसी चीज़ को इस तरीके से नहीं रोक सकते, सरकार उस पर कंट्रोल करे। सबसे इंपॉर्टेंट है निगरानी, कंट्रोल के साथ साथ ये चीज़ अलग नहीं होती, ये पार्ट होता है। उसके साथ साथ लोगों में एक जागरूकता आए, अवेयरनेस आए। अगर उनको उस चीज़ के बारे में पता होगा कि ये गलत है और उसके बाद सरकार ध्यान भी देगी, तो दोनों साथ जब मिल जाते हैं तो उसके बाद काफ़ी बेहतर होता है, जो लक्ष्य होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो ये मुक्ति कारवा जो है नाम से भी है, मुक्ति कराने के लिए एक कारवा है, ठीक है, लोगों का एक जमेड़ा है, तो उसके लिए आप राजस्थान यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं। 26वां प्रश्न है केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए हमारे क्वेश्चन में फायदा आपको ये होता है कि हम सिंपल क्वेश्चन नहीं रखते हैं कि श्रमिकों व रोजगार प्रदाताओं की शिकायत का निवारण करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया, नहीं, हमारे क्वेश्चन होते हैं कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, ताकि आपको यहां पर एक क्वेश्चन का उत्तर पहले से पता हो कि हाँ ये जो पोर्टल है ये आपका इस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो एक क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। तो हमारे करंट अफेयर को इतना हल्के में मत लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संतुष्ट पोर्टल। ये संतुष्ट पोर्टल है जो उनके शिकायत का निवारण करेगा, जो कि संतुष्ट करना है लोगों को, उनकी समस्याओं को दूर करना है, केवल संतुष्ट नहीं करना है, समस्याओं को दूर भी करना है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया है? आपको बताना है इस प्रश्न का उत्तर। इसका उत्तर है राम मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र यहाँ पर उत्तर है, और ये संसद में ही अनाउंसमेंट किया गया था। ठीक है, उसके बाद ये नाम अपना चेंज हुआ है। 28वां प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आपको बताना है, इसका उत्तर है आपका नेपाल। ठीक है, तो नेपाल देश ने सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए, मतलब काफी ऊंचे जगह पर जो है ये फैशन शो बनाया है, तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव किस शहर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है? बताना है, वार्षिक रूप से होता है, हर वर्ष होता है, तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने जयपुर, पटना, मुंबई और लखनऊ। तो इसका उत्तर है मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई है, महाराष्ट्र नहीं कह सकते, मुंबई कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। और काला घोड़ा और काला महोत्सव ये आपका यहाँ पर उत्तर हो गया, और ये वार्षिक कला महोत्सव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन को अच्छे से देखिए, 29 जनवरी, 27 जनवरी, 17 जनवरी और 20 जनवरी। इसका जो उत्तर है वो है 27 जनवरी, आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, प्रलय के स्मरण के लिए दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है? अब इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि 2020 में दिया गया है, 2018 का ये सम्मान है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर है वहीदा रहमान। ठीक है, वहीदा रहमान यहाँ पर उत्तर है। तो ये प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, इनको किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है, बहुत ही फेमस ये एक्ट्रेस है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, वहीदा रहमान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? जयपुर, हैदराबाद, आगरा या फिर ग्वालियर? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका जयपुर। जयपुर आपका यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जयपुर में ये किया गया है, और विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को क्या करता है, विश्व धरोहर सूची जारी करता है, उसमें कई सारे जगहों को, कई सारे स्थानों को उसमें शामिल करता है, कई सारी चीज़ों को। तो आपको कमेंट करके बताना है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है।
फुल फॉर्म बताना है, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी बता सकते हैं बताइए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी है? तो बताइए आप जल्दी से, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान के स्थान दिए हुए हैं, उनका नाम बताइए। इसका उत्तर है वधावन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वधावन में जो है यह स्थान है, यहाँ पर एक नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी दी गई है। आपको पता है कि कई सारे पोर्ट जो है महाराष्ट्र का इसलिए इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि महाराष्ट्र जो है आपका ना वो पश्चिमी क्षेत्र पर है। पश्चिमी क्षेत्र कहने का मतलब यूं है कि पश्चिमी घाट पर है, ठीक है। जिस तरीके से मान लीजिए ये है, ठीक है, देश है आपका, नीचे का जो साउथ वाला पोर्शन है भारत का, तो ये पार्ट जो है यहां पर है और इधर आपका पूर्वी घाट हो गया एक तरह से, ठीक है, ये पश्चिम वाला पार्ट हो गया। तो यहां पर स्थित है आपका महाराष्ट्र। और आपको पता होगा कि ये जो पश्चिमी घाट हैं, जितने भी पश्चिमी तट हैं, पश्चिमी तट, ये काफी गहरे होते हैं, उछले नहीं होते, ये गहरे होते हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा जो है आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा और यहां पर बहुत ज्यादा जो है वो मतलब जो पोर्ट है वहां पर बहुत ज्यादा नाव वगैरह इकट्ठा होते हैं और बाहर से आने वाले जो हैं वो यहीं पर आते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र में काफी ज्यादा आते हैं। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर भी एक नया बंदरगाह बनाया जा रहा है ताकि और ज्यादा संख्या में जो आपके नाव हैं, जहाज हैं पानी के, वो यहां पर आ सकें और व्यापार वगैरह को भी काफी बेहतर दिशा में एक अच्छे मकाम पर ले जाया जा सके। 34वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कमलेश्वर चौपाल, महंत दिनेंद्र दास या फिर के पराशर या डॉक्टर अनिल मिश्रा? तो इसका उत्तर है के पराशर। के पराशर यहां पर उत्तर हो जाएगा। तो राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए थे, याद रखना है आपको। 35वां प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए बैठक का आयोजन किया गया था? तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया यहां पर उत्तर हो जाएगा। आपको क्वेश्चन करके उत्तर बताना है कि एक मोबाइल कंपनी है, ठीक है, उस मोबाइल कंपनी का नाम बताना है जो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। आपको बताना है भारत में अभी यूपी में नोएडा में बहुत फेमस तरीके से वहां पर एक स्थापित भी किया गया था, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया गया था, ठीक है। तो आपको बताएं योगी सरकार के द्वारा, तो आपको बताना है कि दक्षिण कोरिया की कौन सी मोबाइल कंपनी है जो बहुत फेमस है। चलिए 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है आपका मीराबाई चानू। इन्होंने जो है वो राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल को जीता है। किस राज्य द्वारा हाल ही में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक नामक एक योजना का प्रारंभ किया गया है? तो ये है आपका कर्नाटका, ठीक है। आपको पता है नौकरी की बहुत ज्यादा कमी है, तो इस वजह से यहां पर किया गया है जनसेवक नाम का एक नया योजना जो कि कर्नाटक के विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए है। भारत और किस देश ने हाल ही में अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। नॉर्वे इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2020 हर वर्ष होता है का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया है? बहुत फेमस है, काफी ज्यादा देखने को मिलता है और इसमें जितने भी डिफेंस से रिलेटेड अपनी फाइटर जेट हैं, ठीक है, उन सारी चीजों को यहाँ पर दिखाया जाता है जो डिफेंस के लिए होता है। डिफेंस मतलब रक्षा की बात की जा रही है। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ इज द राइट आंसर। पिछले वर्ष कहां हुआ था? पिछले वर्ष साउथ के एक शहर में हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है किस शहर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डेनियल अराप मोई का हाल ही में निधन हो गया है? कमेंट करके बताना है इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा केन्या। केन्या में ये पूर्व राष्ट्रपति हैं डेनियल अराप मोई, इनका निधन हुआ है हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए राजधानी। हर क्वेश्चन का उत्तर तो आपको बताना ही पड़ेगा ताकि आप पहले से तैयार रहें। राजधानी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। चलिए बताइए राजधानी कौन है केन्या की? आगे क्वेश्चन, भारत अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि IP, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सूचकांक 2020 में फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया है भारत? आपको बताना है। फिसल कर यानी कि वो फिर से नीचे चला गया है, तो किस स्थान पर पहुंचा है? इसका उत्तर है 40वें स्थान पर पहुंचा है, ठीक है। फिसल करके 40वें स्थान पर पहुंच गया है IP सूचकांक में। आगे बढ़ते हैं, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र। तो इसका उत्तर है आपका केरला। सिंपल सी बात है, सी फूड से रिलेटेड होगा तो जाहिर सी बात है कोई भी तटवर्ती देश ही होगा, राज्य ही होगा जहां पर इसका आयोजन किया जाता है।
43वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 6 राज्यों के कितने थर्मल पावर प्लांट को बंद करने की चेतावनी दी है? तो इसका उत्तर है 14। ठीक है, तो ये 14 जो है वो पावर प्लांट हैं 6 राज्यों के जिनको बंद करने की चेतावनी दी है। कहीं ना कहीं से कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा, इंपैक्ट पड़ रहा होगा नेगेटिव, इस वजह से ये काम किया जा रहा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है डॉक्टर NS धर्म शक्तु, सशक्तु नहीं शक्तु है। ठीक है, तो डॉक्टर NS धर्म शक्तु, इन्हें जो है कुष्ठ रोग के खिलाफ इनके जो प्रयास किए गए थे उसकी वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है। 45वां प्रश्न है कि भारतीय वेट लिफ्टर रॉकी हल्दर जो 64 किलोग्राम वर्ग की थी, इन्होंने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से काफी पीछे रहने के बावजूद सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन से पदक जीतने में सफल रही हैं? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ये वेट लिफ्टर है, इस तरीके से वेट होती है उसको आदमी खड़ा होकर के क्या करता है, पुलअप करता है, उठाता है। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट ने एयर इंडिया की सहायक संधि, ठीक है, तो सहायक संधि आपको पता ही होगा, ठीक है, वेलेजिली की सहायक संधि जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो इसी तरीके से सहायक संधि है। एयर को भारत और किस देश के बीच उड़ान करने के लिए मंजूरी दे दी गई है? एयर इंडिया की सहायक संधि है, आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके। इसका जो उत्तर है वो है आपका श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में। 47वां प्रश्न है ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में किस देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, नेपाल, पाकिस्तान, भारत और जापान। इसका उत्तर है भारत। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने हाल ही में भारत देश के लिए चिल्ड्रन प्रोटेक्शन फंड जो है वो लॉन्च किया है। 48वां क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने कितने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि IIT, ठीक है, IIIT को, एक मिनट यहां याद रखिएगा, ये IIT नहीं है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नहीं है, IIT है। ठीक है, IIT, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, IIT है। ठीक है, चलिए, तो इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान जो है वो दर्जा देने के लिए अपनी मंजूरी दी है। तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का मतलब क्या होता है? INI। ठीक है, चलिए, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? आपके सामने ऑप्शन है, तो 7, 8, 10 या फिर 5। तो इसका उत्तर है 5। ठीक है, तो 5 ऐसे जो IIIT हैं उनको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा देने के लिए अपनी मंजूरी दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पैरालंपिक समिति PCI का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, आसान है, दीपा मलिक काफी चर्चा में थी। ठीक है, तो आपको बताना है दीपा मलिक जो है, अब नाम से बता सकते हैं, फिर भी आपसे पूछ ले रहा हूं, बच्चों सा क्वेश्चन है कि ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? ठीक है, इनका ये कैसी एथलेटिक है? ठीक है, ये क्या करती हैं, किस वजह से इनको जाना जाता है, वो चीज बताना है। अगला क्वेश्चन है 50वां प्रश्न है कि रेलवे ने किस शहर में कचरे से उत्सर्जन ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की है? दिल्ली, लखनऊ, पटना या फिर भुवनेश्वर? इसका उत्तर है भुवनेश्वर। ठीक है, तो रेलवे ने भुवनेश्वर शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन, जो कचरा है उससे क्या करेंगे, एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद देश का ये पहला सरकारी संयंत्र होगा जिसकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो टोटल 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं जो कि आपके क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये क्लास की टाइमिंग है, आप सभी को क्लास की टाइमिंग को ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद 9 बजे वाली क्लास होगी, तो सभी को तैयार रहना है। और फिर करंट अफेयर जो है आपका ये पार्ट नंबर 9 था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। अगर मन में कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। कल आपको 10वां पार्ट मिलेगा सुबह में, तो सभी को तैयार रहना है अपने करंट अफेयर के लिए। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ जो है, और चैनल को जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सभी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस क्लासेस से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो इन करते हैं क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।